नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रैना, उनका स्वागत कर लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार दर्शकों को, धन्यवाद। अजय जी, 3 दिन जयपुर में शत्रुबोध पर चर्चा होती रही, अलग-अलग विषयों पर होती रही और शायद हम सब वापसी में अपने-अपने घरों, अपने-अपने शहरों के रास्ते में ही थे कि ये बड़े खुलासे हो गए। बड़ा खुलासा ये कि फरीदाबाद के 2 अलग-अलग गाँव में करीब 2900 किलो विस्फोटक और दूसरी सामग्री बरामद की गई। 3 बड़ी गिरफ्तारियां, एक फरीदाबाद से, एक सहारनपुर से, एक लखनऊ से, और इसके बाद फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर शाम को अचानक आनी शुरू हुई कि लाल किले से बस कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और उसने कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया, कुछ ई रिक्शा को चपेट में ले लिया और देखते ही देखते 8 लोगों की, फिर 10 लोगों के मरने की सूचना आई। एनएसजी से लेकर के एनआईए और दूसरी तमाम खुफिया एजेंसियां मौके पर गई, गृह मंत्री भी गए। अजय जी, बड़ा सवाल मेरा ये है, हमारी सेना सरहद पर तो दुश्मनों से निपटती रही है, बल्कि अब घर में घुस करके मारने का काम भी उसने शुरू कर दिया 2014 के बाद से। ये जो घर में बैठे हुए छिपे हुए गद्दार हैं, इनका इलाज कैसे किया जाए? ओमकार जी, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, बिकॉज इसका जो तंत्र है वो सारा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आपको पता, जो भी डॉक्टर वॉक्टर पकड़े गए सारे कश्मीर के हैं। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है, बिकॉज वो 80% होने के बावजूद JNK में उनको माइनॉरिटी गिना जाता है। और मैं इसमें केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ या याद कराना चाहता हूँ कि PL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि यहाँ पे 8 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैं भारत की, जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है। और अभी आपने सुना कि जो 50 में से 42 सीट्स हमारे माता वैष्णो देवी संस्थान की जो मेडिकल कॉलेज खुला है नया, जो कि प्लेसमेंट लिस्ट में था ही नहीं, लास्ट मिनट पर उसमें वहाँ डाल दिए। तो ये देखिए, अगर शत्रुबोध की आपने बड़े सही शुरुआत की, दर्शक भी जानते होंगे, हम सारे जयपुर डायलॉग में यही डिस्कस कर रहे थे। अगर आप शत्रु का बोध, ये तो नहीं है ना कि बॉर्डर के बाहर जो शत्रु है वही शत्रु अंदर अंदर ज़्यादा घातक है। और जैसे हमारे कहते हैं कि हमारे दरवाजे किले के हमेशा अंदर से खुले हैं, तो फिर हमें और सतर्क होना चाहिए। कश्मीर की जो प्रॉब्लम है और भारत के जो छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं, ये सारे फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रॉब्लम है। इसको 70-80 साल से हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम बोल के उसके ऊपर पोता लगाते रहते हैं। और जब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, अब आपको पता ना ओमकार जी, आप तो सीनियर है मेरे से, कि जब भी प्रॉब्लम्स रेजोल्यूशन की बात की जाती है किसी मैनेजमेंट स्कूल में या दुनिया में कहीं भी, बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि पहले प्रॉब्लम को समझो तो सही, डिफाइन तो करो। आपने डिफाइन ही गलत किया। आपने डिफाइन किया इसको, कश्मीर के इशू को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। दिमाग में कीड़ा इतना ज़्यादा जिहाद का घुसा हुआ है कि आपको कुछ भी अपने उस जिहादीपन के ऊपर नजर ही नहीं आता। राष्ट्रवाद क्या है वो तो पता ही नहीं है। और फिर आप ये काफिर, किसी को काफिर बोलते हो, अपने अपने भाई बंधुओं, जो आपके पूर्वज थे कश्मीरी पंडित, उनको निकाल के बाहर फेंका, सरकार चुप रही। तो क्या हुआ? एक यहाँ एक वर्ड यूज होता है कश्मीरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मुस्लिम वीटो। उसका अर्थ ये है कि जब अगर इसकी जो जड़ें आप देखेंगे, तो जब माउंटबेटन आ रहा था भारत में लास्ट वाइस रॉय बन के और बाद में गवर्नर जनरल बना, तो चर्चिल ने उसको कहा था, जो कि उस टाइम हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर था। उसने कहा था, यार भारत जा रहे हो ना, तो मुसलमानों का बहुत ध्यान रखना, वो बड़े काम के हैं, उनको तंग नहीं करना। और यही हुआ जब यहाँ बंटवारा हुआ। अब अगर पॉपुलेशन अनुपात देखेंगे और जियोग्राफी का अनुपात देखेंगे, पर हेड जितने स्क्वायर मीटर हमें जगह भारतीयों को मिली और जितनी इनको दी गई, कम पॉपुलेशन को ज़्यादा दे के, चलो वो भी ठीक था। उसके बाद जिन्होंने मांगे थे पाकिस्तान को, सबको यहाँ रख लिया। तो जब आपने उनको यहाँ रख लिया, पाला पोसा, फिर आप उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में ले आए। उन्होंने भी अपना इस्लाम को रिलीजियस इस्लाम बना दिया, जिसमें इस्लाम एज ए टूल
आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हो। तो क्या हमारे जो जितनी सरकारें थी, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनको पता नहीं चला? पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारत को छोड़िए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो रेडिकलिज्म का जो रूट्स हैं वो हमारे 2 मदरसे सबसे बड़े हमारे सहारनपुर में हैं। उनके ऊपर आरिफ मोहम्मद साहब, गवर्नर साहब की आप इंटरव्यू देखिए, वो सामने किताब दिखा के दिखाते हैं कि उनकी जो कुरान की जो वर्जन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन। तो क्या हमारी एजेंसी को पता नहीं चला? तो 4 डॉक्टर यहाँ से पकड़ लिए, 5 एक डॉक्टर नहीं वहाँ से पकड़ लिए, उससे अंत तो नहीं होगा ओमकार जी, और ना पाकिस्तान के मदरसे फोड़ने से अंत होगा। हमें अपने मदरसे जो है ना उनको सीधा करना पड़ेगा। तो आपने प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया, आप उसको पॉलिटिक्स करते रहे। आप 80% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी का स्टेटस देके उनको फ्री में पढ़ाते रहे, और ये ले लो नतीजा फिर, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनको मिलता है वो उनको ऊपर वाला देता है, उनका अल्लाह उनको देता है, बाकी हम पे कोई एहसान नहीं कर सकता, ये उनका बिलीफ है। तो सुनने में बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन जब जाने जाती हैं तो बुरा लगता है। और मैं आप तो जानते हैं, कल हम शाम को दिल्ली पहुंचे सब लोग, तो मेरी वहाँ रिजर्वेशन थी एक ट्रेन में। जब आपसे बात हुई, जब मैं ट्रेन में था, वो वेट लिस्टेड थी, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये थी कि मैंने लाल किला जाके ही बस पकड़नी थी जम्मू की, और टाइम भी वही है, देखिए 6:50 का। तो कौन कहाँ चपेट में आ जाए पता नहीं। आपने देखा है, वो गार्ड जरा रात को गार्ड की ड्यूटी करता था, दिन को रिक्शा पुल करता था, 4 बच्चे हैं, उसने क्या कसूर किया था? तो इस हाई टाइम कि हमारी जो टॉप थिंक टैंक्स हैं जो सोचते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में, वो रिव्यू करें और सच को सच माने, और उस पर, क्योंकि मोमेंट आप ये मानोगे कि ये एक जिहादी सोच का इम्पैक्ट है, तो आप नेक्स्ट टाइम सीधा सर्वे कराओगे कश्मीर की मस्जिदों का, और वहाँ आपको हर मस्जिद के अंदर एक यूपी का नॉन कश्मीरी जो कहते हैं कि हमारे बाहर वाले नहीं आने चाहिए, जम्मू वालों को वो बाहर वाला कहते हैं, इंडियन कहते हैं हमें। ये मौलवी जो 20 साल से क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कौन सी उनको घुंडी पिलाई जा रही है? और क्यों भाई? आप यूपी में, अपने यूपी में जाके बैठो, यहाँ क्या करने आए? लेकिन क्योंकि आपने इसको रिलीजियस एंगल देखा ही नहीं, आपने पॉलिटिकल एंगल देखा, जब मन किया तो महबूबा मुफ्ती को बंद कर दिया, जब मन किया तो उमर अब्दुल्ला को बंद किया, आगे वो भी जिहादी हैं, कोई फर्क कोई नहीं है। बट जो एक्चुअल जो जिहाद का कीड़ा फैला रहे हैं कश्मीरियों के दिमाग में, और फिर वो कीड़ा फैलता फैलता बाहर जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि सहारनपुर में उनके सेंटर्स है, तो फिर आपने क्या किया? तो ये इसका सीधा सीधा नतीजा है। ये हमारी एक, मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था कि नेक्स्ट जो ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा उसमें भी एक कीमत लगेगी, और तब हमने आई थिंक दोनों ने हमने एग्री किया था कि हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, कि वो कीमत कम हो। कहने को तो कीमत 26 के मुकाबले में 12 कम होती है, लेकिन जिस घर का बंदा जाता है वो ओंकार जी, वो घर तहस नहस हो जाता है। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कब तक हम उन चीज़ों को पर्दे डालते रहेंगे, प्यार मोहब्बत अपीजमेंट में लगे रहेंगे? और जिसको मैं तो अपने वर्ड्स आपको पता है ज़्यादा चबा के नहीं बोलता, दुल्लत डॉक्ट्रिन जिसने बेड़ा गर्क किया कश्मीर का, वो आज भी लगी है। आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में दुल्लत डॉक्ट्रिन चलती है, जिसका मतलब ये है कि आप कश्मीरियों को पैसा खिलाओ, उनको खुश रखो, और वो आपके साथ चलते रहेंगे। तो ये सोच गलत है ओमकार जी, और यही रीज़न है जी। ओमकार जी म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ, मैं ये कह रहा था अजय जी कि लखनऊ से जो ये शाहीन पकड़ी गई है, जो भी शाहीना या शाहीन नाम है इसका, अभी कुछ दिन पहले, बल्कि पिछले हफ्ते ही शायद ये खबर आई थी, 10-12 दिन पहले आई थी, कि वहां पर एक महिलाओं की पूरी ब्रिगेड तैयार की जा रही है आतंकवाद की, और अलग से उनको ट्रेन करके, और अब उनको आगे किया जाएगा, या कुछ ऐसे उनको टास्क दिए जाएंगे जहां आमतौर पर महिलाओं पर शक नहीं किया जाता है, और वहां जाकर के वो आत्मघाती दस्ते के रूप में या कैसे भी ये सब करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि साहब, ये चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। और दूसरा, ये जो मसूद अजहर है, ये तो विमान हाईजैक के बाद 2 दूसरे आतंकवादियों के साथ हमने बैठा करके कंधार में उतारा था ना। इसको यहाँ जेल में रोटियां क्यों खिलाई जा रही थी? ऐसे लोगों को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है?
ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना ओमकार जी, मुझे पता है आपके हृदय के पीड़ा से निकल के आ रहा, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली कितने सालों से सवाल पूछ रहे हैं। दो भाग में मैं इसका उत्तर देता हूँ। जो पहले आपने बोला, तो पहले यहाँ लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी दुखतराने मिल्लत। उन्होंने जो भी किया, कभी बुरके के अंदर पिस्टल, कभी ग्रेनेड, थोड़ा सा उन्होंने आतंक का काम किया। उनकी जो अंदराबी है, उनकी हेड वो अंदर रही, उसका हस्बैंड अंदर रहा, बड़ा चलता रहा। और सबसे बड़ा तगमा उन्होंने तब अर्न किया जब उन्होंने सड़क के ऊपर एक गौ माता की हत्या की थी, लाइव वीडियो बना के। ये उनकी अचीवमेंट है। अभी जो जो इसने मौलाना मसूद अजहर की जो जैश ए मोहम्मद है, उसने अभी लेडीज़ ब्रिगेड का जो अनाउंसमेंट की है। लेकिन मैं अभी कश्मीर से आ रहा हूँ, आपको पता है जयपुर डायलॉग से पहले मैं 10 दिन कश्मीर में था। तो वहाँ की फीडबैक ये है कि वहाँ का जितना OGW ओवरग्राउंड नेटवर्क, जो किसी ज़माने में जमायत इस्लामी के टीचर्स, मुल्ले, दाढ़ी वाले, उनके होता था, अभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो लेडीज़ की है। और आपने बड़ा सही काम बताया कि लेडीज़ को पुलिस भी हाथ डालने से बिना सबूत के थोड़ा सा हिचकिचाती है। और OGW के सबूत क्या होते हैं? OGW के ऊपर आपको उसकी बॉडी पे कभी आपको हथियार नहीं मिलेगा। आपके जेब में एक चिट्ठी हो सकती है, उसके दिमाग में कोई मैसेज हो सकता है, और कोई कोड लेके यहाँ से वहाँ जा रहा हो, सिम कार्ड इधर से उधर कर रहा होगा, कुछ लिटरेचर बांट रहा होगा, और फिर वो भड़काई स्पीच दे रहा होगा जिसके बारे में आपने आंखें बंद कर रखी हैं। वो तो फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद का जो मर्जी बोलो, सब माफ है। तो ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे बैठे रहे तो इसका कोई अंत नहीं है। ओमकार जी, ये प्रॉब्लम तो बढ़ती गई है, बढ़ती जा रही है। और यही बात है मौलाना मसूद अजहर की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, रियलिटी वाली। इसका जो फादर है वो बहुत बड़ा मुल्ला है। उसने हजारों की संख्या में लड़कों को, पाकिस्तानियों को जिहाद के लिए अफगानिस्तान में ढूंढ भेजा। बहुत बड़ी मस्जिद का मालिक है वो, वहाँ जनरल जाके सलूट मारते हैं। तो किसी ने उसको ताना मारा कि भाई तुम अपने बेटे तो भेजता नहीं। तो इसको वो तैयार कर रहा था मुल्ला के काम के लिए, और ये अच्छा बोलता अच्छा है। तो इसको अफगानिस्तान भेज दिया गया प्रेशर में। वहाँ 2 दिन ट्रेनिंग की। अफगान तो किसी को बख्शते नहीं, उनकी ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग थी, जिहाद करना था उन्होंने। उनको तो घर जुड़े हुए थे, और उनके सिर के ऊपर अटैक हेप्टर घूम रहे थे, उनके वॉर अपनी शिप्स, रशियंस। तो जब उसको रगड़ा लगा 2 दिन के बाद से, तीसरे दिन अपने पैर में गोली खुद मार ली। और क्योंकि आपके पैर में गोली लग गई, गलती से लग गई, अभी आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जख्म हो गया, वापस आ जाओ। तो इसलिए लगड़ाता है। तो जो इसके चाहने वाले हैं ना, जो सोचते हैं ये मसीहा है उनका, कुछ लोग तो उसको प्रॉफिट का दर्जा लेके बैठे हुए हैं। उनको समझ आनी चाहिए बंदा क्या है। उसके बाद उसको यहाँ नेपाल से यहाँ से भेजा गया बिना हथियार के कश्मीर में, और कश्मीर में आते ही ये पकड़ा गया। और पकड़ने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। इसकी इंटर हम लोग वहीं पे पोस्टेड थे। इसको एक थप्पड़ पड़ा था ओमकार जी। हमने बड़े बड़े तगड़े जिहादी देखे हैं जो मुंह नहीं खोलते, मर जाएंगे मुंह नहीं खोलते। जिसको एक थप्पड़ पड़ा रोने लगा था, और ये पूरा तोते की तरह गाने लगा जो जो उसको पता था। इसकी खबर के ऊपर काफी सारे जिहादियों को फिर पेला गया कश्मीर के अंदर। पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मेरा भी आप जैसे है कि हमने उसको जिंदा क्यों रखा? जब इससे काम निकलवा लिया, इंटरोगेशन हो गई, तो उसको ठोक देना चाहिए था। सीधी सी बात है। एक बिल्कुल। पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर, उसको हम न्याय व्यवस्था में डालते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं। जिस पुलिस वाले ने FIR लॉन्च की होती है, वो वहाँ के खड़े होकर इसको पहले सलूट मारता है। इन जिहादियों का ये स्टेटस है कश्मीर में। अपनी आंखों देखी बात है कि जब केस मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया जाता है, तो जो पुलिस वाला जिसने केस दर्ज किया होता है, वो पहले अंदर आके जज से पहले इन जिहादियों को सलूट मारता है। था, अब बदल गई, काफी बदल गया। तो वही जो गलतियां जो नहीं, जिनको मारना चाहिए था, जिनको उड़ाना चाहिए था, नहीं उड़ाया। और फिर वो कंधार हाईजैक बेचक बदले में उनको रिलीज करना पड़ा, और उसने उसके बाद जैश ए मोहम्मद बनाई। पहले जैश ए मोहम्मद तो थी नहीं। और उसके बाद पार्लियामेंट के अटैक को, जो बड़े हादसे यहाँ पे कांड हुए, सब में इसका था। और जब ये कल हुआ है तो काफी लोग पूछ रहे थे फोन करके, जो मित्र हैं, कि कौन है। तो मैंने कहा है जैश ए मोहम्मद का काम है। रीजन ये है कि आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, जितना मर्जी वो बघार लें शेखियां कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको अफगानिस्तान से मार पड़ रही है। कल उनकी तो कैडेट अकेडमी के अंदर टेररिस्ट घुस गए, TTP के फ्रीडम फाइटर्स, और 650 कैडेट से उसमें से 150-200 तो रेस्क्यू हुए, बाकी क्या वो पता नहीं, वो बताएगी नहीं। तो पेशावर स्कूल की तरह एक इनका कल हमला हुआ इनके ऊपर। तो वहां मार पड़ रही है, BLA अलग से मार रहा है, और हम तो हैं ही हैं। घटिया से घटिया फौजी दिमाग वाला बंदा भी ना इस टाइम पंगा नहीं लेगा। CIA तो बिल्कुल ही एडवाइज नहीं करेगी, जो मर्जी हम कहें। ठीक है, इनकी सपोर्ट, गाइडेंस, वो सब CIA बैक्ड है, ISI बैक्ड है। एज अ एस्टेब्लिशमेंट
एटलीस्ट फॉर कुछ महीनों के लिए, जबकि हम यहाँ तैयार बैठे हैं, हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम नो टाइम पे नो मैर दिए जा रहे हैं। इस टाइम पे कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसको पता है कि उसको मार संभालने की हैसियत नहीं है, थप्पड़ पड़ेगा और आंसू निकल जाएंगे, वो पंगा लेने से पहले सोचेगी। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान तो हीरा मंडी है, किसी ने बोला भी है, सीए ने बोला, किसने बोला, कर भी सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जैश ए मोहम्मद का इसका जो मौलाना मसूद के 14 बंदे मरे थे अपनी फैमिली के, और नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लाहौर का बावलपुर का वहाँ से एक जनरल साहब आया था, तो ये क्लियर था, इसने उस दिन भी कहा था कि मैं बदला लूंगा। और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने जो सीनियर मोस्ट जनरल जैसे भी उनका फील्ड मार्शल बन के घूम रहा है, उसकी औकात नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर को बोले कि मत कर, जब हाफिज सईद को बोले कि मत कर, वो उनको जनाब जनाब करके बात करते हैं। ये लोग जनरल बनने के बाद इनको मिलने जाते हैं, तो ये तो उनके आका हैं, क्योंकि वो आर्मी जो है 3 लाख 4 लाख की, ये जो मुल्ले हैं बड़े बड़े, ये तो पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीट पावर कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने एक करना था, और बहुत बार ये बात हुई, और कल तो बड़ा क्लियर था हमको फर्स्ट टाइम्स कि अगर किया, चाहे ISIC ने सपोर्ट किया नहीं किया, हुआ ये पाकिस्तान की शय पे है, जैश ए मोहम्मद की शय के है, और उसका फुटप्रिंट जो है क्लियर कट आपको जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे आएगी, जैश ए मोहम्मद की तरफ इसका आपको रूट नजर आएंगी। आया कहाँ से, कैसे पहुंचा, वो अलग बात है, वो हम देखेंगे कि मटेरियल कैसे पहुंचा। वो जो गुजरात में भी इन्होंने जहर फैलाने की कोशिश की, और यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 3 टन अमोनियम नाइट्रेट निकला है, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। जी अजय जी, 2 बातें हैं। पहले जरा घरेलू मोर्चे पे बात कर ले। ये अब नासूर बन चुका है, ये हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, और इनको भरपूर मदद मिलती है, संरक्षण मिलता है। आप करते रहिए जितनी दावेदारियां करें, और जितना आप कहें कि हम शिकंजा कस रहे हैं, ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहलगाम में भी जो हुआ है वो बिना संरक्षण के, बिना वहाँ की सपोर्ट के नहीं हो सकता था, नहीं हुआ था वो। इलाज क्या है? जब तक ये मदरसे खत्म नहीं किए जाएंगे, जब तक ये मुल्ले मौलवी और जितने भी ये इस तरह से जहर बोने वाले, पिलाने वाले, ये खत्म नहीं होंगे, जो इलाज हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में शुरू किया है कि मदरसों को खत्म कर दो, बुलडोजर चला दो इन पर, तब तक तो ये होगा नहीं। और चलो, मैं कहता हूं कि 2014 से पहले तो कोई ऐसी सरकारें थी जिनको इनका वोट चाहिए होता था, तुष्टीकरण की नीति अपनानी थी। आपको तो चाहिए नहीं, ना ये आपको कभी वोट देंगे। तो क्या घरेलू मोर्चे पर समय नहीं आ गया है कि एनफ इज एनफ? बिल्कुल आ गया। मैं तो कब से कह रहा हूँ वकार जी कि हमें इमरजेंसी लगा देनी चाहिए 6 महीने के लिए, क्योंकि शर्म की बात नहीं है, एक प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इमरजेंसी लगा सकते हो, क्योंकि आपको जुडिशरी आपका पैर उठाने नहीं देगी। और ये जो बकवास करते हैं प्रेस्टिट्यूट, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। जो मर गए उनके घर कोई नहीं गया। मैं तो वैसे भी टीवी देखता नहीं न्यूज़, बट जो ट्विटर पे आ रहे हैं बाइट्स, उग्रवादी में घर में जाके पूछ रहे हैं, अच्छा आपका बेटा तो बड़ा वो था, हाँ वो तो बड़ा भोला था, माँ कहती 4 साल से नहीं आया, दूसरा उसका सगा भाई बोल रहा भी 6 महीने पहले यहाँ घूम रहा था। एक हमारे दिमाग सोच देखिए, ये जो मुझे लगता है चाइनीज मॉडल यहाँ पे थोड़े दिन लगाना पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी लगाने से डरते हो क्योंकि आपको बुरा नहीं बनना है, प्रॉब्लम ये है सरकार को बुरा नहीं दिखना है। किससे सर्टिफिकेशन चाहिए आपको? ट्रंप से, जिसका अपना बच्चों के साथ सेक्स से लेके प्रोस्टिट्यूट के सेक्स की फाइल्स खुली पड़ी हैं, आपको उसका चाहिए आपको? प्यूटिन आपको कभी मना नहीं करेगा बिकॉज वो भुगत चुका है। चाइना चू नहीं करेगा बिकॉज वो खुद यूगर्स को सीधा कर रहे हैं। तो देखिए, ये मजहब नहीं है, क्लियर सी बात है। सारे अटैक जो हुए हैं हमारे भी और बाहर भी, सारे के सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से जुड़े हुए हैं। जब तक मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स आके बाहर आके उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, उनके बारे में नहीं बोलते, तो दे आर एज गुड और एज बैड एज देम। मुझे इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर आप अपने मजहब के अंदर होती, हम नहीं बोलते उठ के? हमारे यहाँ कुछ हो जाता है, हमारे यहाँ देखो कठुआ रेप का कांड हुआ, जो कि झूठ था, प्लांटेड था, मेवा मुफ्ती की चाल थी, होता यहाँ पे है, और इन्वेस्टिगेशन टीम कश्मीर से आती है, और एक
कुछ घंटों के अंदर जय सिंह आ गई, इंदिरा जय सिंह यहाँ आ गई, सारी होगी, तो भी हमें पहले दिन से शक था, बिकॉज हम उस मंदिर को जानते हैं ओमकार जी, उस मंदिर में रेप हो ही नहीं सकता, कुछ छुपा हुआ कमरा ही नहीं है, ओपन कोर्ट यार्ड है छोटा सा। और फिर जब जिनको पकड़ाने की कोशिश की, उन्होंने फंसाने की कोशिश की, उसमें से एक बच्चा तो एग्जाम देता हुआ निकला कहीं दिल्ली में उस दिन, उसके कैमरे में वो आया, वो बरी हो गया। तो भी ये चीजें तथ्य पता थे, खुल के चीजें नहीं आई थी, तो भी हम हिंदुओं ने उसका उस टाइम क्रिटिसिज्म किया कि क्या हो गया यार बच्चे का हुआ। बाद में पता चला कि उसके चाचा ने उसकी बलि चढ़ा दी, जो भी है, उसकी बेटी तो थी नहीं वो। तो एनीवेज, तो आपका जो जो सोच है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, हमें डंडा चलाना पड़ेगा। और जो जिसको डर है ना, जिसने गलत काम किया, उसको डरना चाहिए सर्विलेंस से। पूरे देश में सर्विलेंस होनी चाहिए, सबके फोन टैब होने चाहिए। मुझे देश के ऊपर कुछ नहीं है ओमकार जी, अगर मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ तो हो जाए हमारा फोन टैप, हमने कौन सा देश के षड्यंत्र करना, जो षड्यंत्रकारी हैं वो डरे ना, बिल्कुल। है ना, हमें क्या डर है। तो क्यों हम सारे उठ के, तो इमरजेंसी लगाइए, नहीं लगा सकते तो बॉर्डर एरिया स्टेट्स में लगाइए, वो भी नहीं लगा सकते तो कुछ ऐसा प्रोविजन कीजिए कि आप चाहे वो यूएपीए की लगाओ, या आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ स्टेटों में और डिस्ट्रिक्ट्स में, और सीधा करो। यहाँ तो ये हुआ, देखो जी, सांबा में यहाँ पे डीसी मैडम है, यंग आईएएस ऑफिसर है, आई एम प्राउड कि हमारे गांव की है, उसने आते ही रात को डिक्लेयर कर दिया कर्फ्यू जोन बॉर्डर के साथ साथ, बिकॉज कश्मीरी सरकारों ने यहाँ पे ओवर द इयर्स पूरी बॉर्डर बेल्ट और वहाँ से जो खड्डे नाले जो अंदर को आते हैं, वहाँ पे सारे के सारे इंक्रोचमेंट करा के अपनी बिरादरी वहाँ पे बिठा दी है। तो अब टेररिस्ट को सिर्फ छोटी सी सुरंग खोद के पाकिस्तान से अंदर आना है, सांबा कठुआ सेक्टर में, उसको खिलाने पिलाने रखने वाले यहाँ ढेर लगा हुआ है। तो उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिया कर्फ्यू, रात को जो हिलता हुआ दिखा गोली मार देंगे। अगली सुबह होते ही वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया। और लॉ एंड ऑर्डर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जे.एंड.के स्टेट में? एलजी साहब की। एलजी साहब किस लिए काम करते हैं? सेंटर के लिए। तो अब हम क्या कहें? आप जो कह रहे हैं कि लड़कियां, जो मैंने भी आपको भी कंफर्म किया कि कश्मीर में एक्चुअली ओजीडब्ल्यू नेटवर्क लेडीज के हवाले हो चुका है, और वो जो नसूर वहां फैल रहा नया शेप लेके, उसको आपने दरबार मूव करा के उनको यहाँ ले आए, तब यहाँ भी फैलेगा। तो बहुत ज्यादा इनको किसी दिन यहाँ आके ना हम लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर बैठ के चला रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, मैं खुद रहा हूँ डिफेंस में, क्या है आपका एम, क्या है? आप बाहर वाले हो, आपको पहले यहाँ की हिस्ट्री नहीं पता, आपको यहाँ का डोगराउंड के अंदर कितने वर्टिकल्स हैं, कौन पुंछी है, कौन भद्रवाही है, कौन किश्तवाड़ी है, कौन पहाड़ी है, पता ही नहीं, क्योंकि आप पोस्टिंग पे आए, आईपीएस ऑफिसर हैं आप, 2 साल में आपने यहाँ काम करना है, आपका एन एम क्या है कि सब ठीक ठाक रहे, कुछ ज़्यादा कुछ बम ना फट जाए और मैं टेंडर करके निकल जाऊँ। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और सुसाइड आगे होने वाला है। बीजेपी लेड एलजी साहब के नीचे इतना काम हुआ कश्मीर में, इतनी डेवलपमेंट हुई, आप देखें वहाँ पर नक्शा बदल चुका है डेवलपमेंट वाइज। लोगों को, कश्मीरी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको यह तो पता था कि हमारी पार्टियों ने जो कुछ नहीं किया 70 साल में, एलजी साहब की सरकार में 7-8 साल में बड़ा कुछ हो गया। तो जाहिर था कि कुछ सीट्स बीजेपी के पाले में आनी चाहिए थी। इन्होंने इंजीनियर रशीद का हाथ पकड़ा इलेक्शन से पहले, और इंजीनियर रशीद के साथ कनेक्ट किया जमात इस्लामी को, जिन्होंने खुद बैन किया हुआ सेंटर ने, और जमात इस्लामी के जो लीडर हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। वो बात जब एक्सपोज हुई और उमर अब्दुल्ला ने उसका ऐसा मुद्दा उठाया कि कश्मीर में जो उनके अच्छे अच्छे लीडर थे, जैसे गुरेज का एमएलए, वो 1000 वोट से हारा, बाद में उसको मार दिया गया। अभी क्या सुनने में आ रहा है कि वो, आपको नाम पता होगा, एक एमपी है मैदी, जिसने पहलगाम अटैक से जस्ट पहले कहा था कि कश्मीर में टूरिस्ट आके हमारी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। शिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभी वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी के है, उमर अब्दुल्ला को रोज गालियां निकालता है, क्लियर कट। अभी जो मैं कश्मीर में लोगों से बात कर रहा था, तो कश्मीरी कह रहे हैं ये अभी क्या हो रहा है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराना चाहते हैं मेहदी के थ्रू। मेहदी है शिया, शियाज की परसेंटेज वैली में 10% बनी है। तो फाइनली एक यहाँ एक और गदर मचने वाला है, अगर सरकार इस फीडबैक पे काम कर रही है कि इसको गिरा के इसको ऊपर कर देंगे, वो उससे ज़्यादा जिहादी है। तो आई डोंट नो, बाकी जो देश में, जैसे आप कह रहे हैं, क्यों मदरसों का ऑडिट ही नहीं हो सकता, क्यों उनकी वहाँ सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लग सकते? अगर असम में लग रहे हैं, यूपी में कंट्रोल हुआ, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? तो ये सवालों का जवाब तो सरकार जानती है, हम तो आप बोल ही सकते हैं ना, उल्टा अपनी गर्दन हम आगे रख के बात कर रहे हैं, किस लिए?
तो इनको प्यार मोहब्बत से ये नहीं हो सकता। जब आपका जो सामने एडवर्सरी है उसके दिमाग में कीड़ा भर दिया गया है कि भैया आपको जो मिलता है, इंक्लूडिंग आपके बच्चे जो 15-15 पैदा करते हो, वो अल्लाह की देन है। कोई सरकार आपका कुछ नहीं दे सकती जब तक ऊपर वाला नहीं देता। और जब आपको थप्पड़ पड़ते हैं, मार पड़ती है, किसी ऑपरेशन में मारे जाते हो, तो इस अल्लाह ने आपको पनिश किया बिकॉज आप लोग गलत काम कर रहे हो कुछ और करेक्टर वाइज। अब करेक्टर की डेफिनेशन में उसमें तो है ना, काफिरों की रेप करना तो वो तो प्रिविलेज है, वो तो करेक्टर में आता ही नहीं ना, गलत में, कि आपने दारू पी लिया, आपने नशा कर लिया, ये वहां पे होता है। और जब तक आप कम हो तो चुपचाप बैठे रहो, और जिस दिन आपको मौका मिल गया तो आप चढ़ जाओ। तो क्या ये हमें पता है तो सरकारों को नहीं पता? पहली वाले जैसे आपने कहा 2014 से पहले मान लेते हैं कि ठीक है, नहीं, उसके बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा गैप है। पंजाब में देखिए ओंकार जी, पंजाब में अलग एक बम फटने वाला है। पंजाब में खालिस्तान की करंट जो लहर चल रही है ना, खालिस्तानियों की, और जो वहाँ कन्वर्शन हुई है यस 40%, वो तो बस उसके ऊपर बैठे हुए हैं चद्दर डाल के। तो ये इश्यूज हैं जो हम भी बोल बोल के थक गए ओंकार जी, गला बैठ गया, उल्टा लोगों से दुश्मनियां ले ली, लेकिन कोई सुनते नहीं है। तो आप बताएं क्या करें? हेल्पलेसनेस फील होती है। तो ऐसा फिर ऐसा ना करें कि फिर लोग खुद ही कानून अपने हाथ में लेके चल पड़े, क्योंकि जब उस बात पे आएगी तो हमारी कौमें हैं यहाँ पे जो नहीं डरती किसी से। हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र शुरू से रहे, कोई नई बात नहीं है। अगर वो बात आएगी तो फिर उसी पे जाएंगे लोग। तो ये खून खराबा करवाना तो ठीक है, फिर देखो आराम से बैठ के। जी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि चलिए ये तो घर के भीतर की बात हो गई, घर के गद्दारों की बात हो गई कि उनका उपचार कैसे हो, और जो जहर बोने वाले ये मदरसे और दूसरे मुल्ला मौलवी हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरे, अगर अज्ञात वीर वहां एक एक करके बहुत सारे लोगों को निपटा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है ना। और अगर आपने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया है, आपने 11 एयर बेस को सटीक निशाने से हिट किया है, और 2 रनवे आपके वहां गहरे गड्ढे खोद करके ऑपरेशनल रहने के लायक नहीं छोड़े, उनके रडार, उनका सब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। आपके पास अगर ऐसी तकनीक है, ऐसी सूचना है, कॉन्क्रीट सूचना है कि ये यहाँ पर है, और जो ये मसूद अजहर बचा है, बताते हैं कि था तो वहीं, बच गया ये, थोड़ा सा आप स्पेस यहाँ इस जगह से छोड़ करके दूसरी जगह तक चले जाएं तो बचने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको अगर पता है, और नहीं पता है तो आप पता करके क्या इनको ठोक नहीं सकते हैं, ये जितने लोग वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठोक सकते हैं, क्यों नहीं ठोक सकते ओंकार जी? फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन डीलिंग में हमें सरकार के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। जो उन्होंने काम किया वो हमें मानना चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हैं। ट्रेड रिलेशनशिप ट्रंप को छोड़ के, और मैं ट्रंप को ऐसे कहता हूँ एक एबरेशन है, कहीं से आ गया, आया और ऐसे चला ही जाएगा, लोग भूल भी जाएंगे। तो इसको छोड़ के बाकी सबके साथ हमारी डिप्लोमेसी ठीक है। चाइना के साथ एक किस्म का हमारा एक थोड़ा सा रिश्तों में गर्माहट आई है, जो पहली बार आई। उसमें तो मेरे को कोई नहीं लगता। बाकी ये भी मैं मान के चलूंगा कि इन्होंने मौलाना मसूद अजहर या उसको हाफिज सईद को जानबूझ के नहीं छोड़ा। वो उनकी किस्मत थी, उनकी। वो भी देखो, अगर हम सनातन की तरीके से सोचें तो हर बंदे का समय और टाइम नियुक्त है मरने का। दूसरा तरीका यह है कि वो भी तो अपना दिमाग लगाते हैं, वो भी तो खिलाड़ी है ना, उनको भी पता है, उनको पूरी स्टेट बैक कर रही है। तो और अभी इस बार उनको अभी डाउट होगा, अभी जर्नैलों को अपनी फिक्र ज्यादा होगी। पिछली बार क्या था, उनको पता था मदरसे टूटेंगे, ये उनको पाकिस्तानियों को पता था कि भारत जो है वो ये टेररिस्ट टारगेट्स पे अटैक नहीं करेगा। इस बार कोई गारंटी नहीं है। तो उस तरफ हमें मुझे तो कोई शिकवा ही नहीं, मुझे तो कोई शिकवा नहीं। जब लोग कहते हैं कि देखो सीज फायर जल्दी करवा दिया, ने बिल्कुल ठीक किया, जो करना था सरकार को पता था। अंदर आपने उनके 10 मदरसे 9 मदरसे उड़ाए, और उन मदरसों का जो बीज है, जो जहाँ पे उगता है, यहाँ से उसको आपने टच नहीं किया। ओमकार जी, क्या फायदा हुआ? लोग क्या करते हैं, हमारे भारतीयों को लोग बदनाम क्या करते हैं बाहर में, कि अपने घर की सफाई करके गली में कूड़ा फेंक देते हैं।
कि मेरा घर साफ रहे, गली चाहे बर्बाद हो जाए। यहाँ उल्टा है, हम गली तो चमका रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को सीधा करके रखा हुआ है, जैसे भी रखा हुआ है। घर के अंदर बहुत बड़ा एक गंद है, और उस गंद के रूप बड़े हैं ना। हमने तो एक बात की इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, मिशनरीज का गंद अलग है, नक्सलाइट्स का अलग है, अब जातिवाद के बीच में डालने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम सब समझते हैं कि एक सरकार को टाइम लगता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी आपके साथ स्टैंड नहीं करती, लोकल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आपके साथ स्टैंड नहीं करती, जुडिशरी आपके सामने पत्थर बन के खड़ी है। तो फिर आप कब तक उसको ऐसे रगड़ते चलते जाओगे? क्या आपने डिसाइड कर लिया कि 50 साल ऐसे ही चलेगा? तो आपको कुछ करना पड़ेगा, चाहे आपको इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे नया जुडिशियल बिल लाके उल्ट पुल्ट करे कोलिजियम सिस्टम को, जो भी करना है आप करो। उन चीज़ों पे पुलिस रिफॉर्म्स, अपना ओंकार जी, पुलिस रिफॉर्म्स 2008 की 9 में रिपोर्ट बनी, और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स जो सीनियर वेल मीनिंग लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए केस लड़ रहे हैं कि उस रिपोर्ट को लागू करो। सरकार नहीं लागू कर रही। और ये जो आपको कीड़ा काटा हुआ है ना, कि आईएएस में भी इनको कोचिंग लेके ले आओ, इनको फौज में भी भर्ती करो, इनको आईपीएस में भी डालो, इनको जज भी बना दो, इनको डॉक्टर बना दो, तो ये देख लो फिर। तो मुझे बाहर की चिंता ही नहीं है एक्चुअली। मेरे को तो ये लगता है कि एक धीरे धीरे पता चलेगा कि कुछ इसकी रूट्स, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो एंड करेंगी, ये कहीं बांग्लादेश या नेपाल से होता हुआ नजर आता कुछ सीक्वेंस बनेगी, तो पहली ठुकाई बांग्लादेश की होगी, बाद में तो ठुकेंगे। तो मुझे बाहर की कोई चिंता नहीं है, वो निपटा लेंगे। वरी वाली ये है कि गलियां हमारी हैं, मोहल्ले हमारे हैं ओंकार जी, जाने हमारी हैं, उसका क्या करना है? तो आपके मंच को लोग देखते हैं, और जिन जिन मंचों में बोलता हूँ सारे उनको दिल्ली वाले देखते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि क्या एक इनको जम गया हुआ हाथ एक कलम उठाने के लिए। मैं प्रधानमंत्री को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो ना होते तो हम ये आज बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते। प्रॉब्लम यह है कि उनके आगे पीछे जो सर्कल है ना, जो उनको ये एडवाइस करता है कि ठीक है सर, ये दिस इज ओके, दिस मच वी कैन, होता भी है उस लेवल पे। आप कहते हैं थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप कितनी बार? अब 2 स्टेटहुड जेएनके को नेक्स्ट, फिर देखो मजा। फिर तो हमें यहाँ से प्लान करना पड़ेगा, हम जैसे लोग जो बोलते हैं मुंह खोल के, तो हम उसकी कॉस्ट पे करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, और एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद ओंकार जी, नमस्कार। नमस्कार।